नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 25 नवंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ आपके सामने है कि इंडिया में फर्टिलिटी रेट है वो बिलो रिप्लेसमेंट आ चुकी है। दैट मीन्स कि नॉर्मल अगर देखा जाए, रिप्लेसमेंट का मतलब कि अगर माँ बाप की डेथ हो जाए तो उनकी जगह उनके बच्चे ले पाएँ आने वाले टाइम पे, ठीक है। तो ऐसे में एवरेज टोटल फर्टिलिटी रेट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2.1 और अभी इंडिया में एवरेज कितना आ चुका है 2। दैट मीन्स पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज कर रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे डिटेल जानेंगे इस पूरी न्यूज़ की। और इसी न्यूज़ का एक और पार्ट है कि जैसे जैसे अब जो इनएक्टिविटी बढ़ रही है, जो डाइट हैबिट्स हैं वो इस तरीके से हो रही है जिसमें न्यूट्रिशन की बजाय हम फूड इनटेक की क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं। तो उसकी वजह से एडल्ट्स में ओबेसिटी, मोटे हो रहे हैं एडल्ट्स, और इसके अलावा वुमेन जो हैं शहरों में रहने वाली, उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। और एनीमिया की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा राइज हो रही है। दैट मीन्स आयरन का जो इशू रहता है हमारे हीमोग्लोबिन में, ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से बिगड़ता चला जा रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों न्यूज़ हम इंटीग्रेट करके देखेंगे। फिर ये वाली न्यूज़ है इधर, कैबिनेट जो है वो तीनों फार्म लॉज को रिपील करने के लिए रेडी है, बिल्कुल अपनी तरफ से अप्रूवल में प्रायोरिटी में लेके चल रहे हैं। जैसे विंटर हाउस या विंटर सेशन स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके आगे हम देखेंगे एक्सप्लेन्ड पेज पे 4 आर्टिकल्स है, चारों पे नज़र डालनी ज़रूरी है क्योंकि एक तो है क्रिप्टो करेंसी को अलग अलग कंट्रीज़ में कैसे रेगुलेट किया जा रहा है, दूसरा है कि यूरोप में अभी कोविड की वजह से क्या कंडीशन बनी हुई है, क्या अलग अलग कंट्रीज़ की स्टेट अभी चल रही है कोविड को लेकर के। इसके अलावा जो ऑक्सीमीटर होता है, इस तरीके का डिवाइस आपने देखा होगा जिसकी रीडिंग्स में स्किन कलर बायस देखने को मिल रहा है। जानेंगे पूरे मुद्दे को और ऑक्सीमीटर की फंक्शनिंग को भी समझेंगे कैसे काम करता है। और ये लास्ट वाला जो आर्टिकल है एक्सप्लेन पेज का, जिसमें एस्ट्रॉइड्स को फोर्स किया जाएगा जिससे कि प्लेनेट अर्थ को सेव किया जा सके। रैमिंग मींस फोर्सिंग, ओके, जानेंगे इसको। इसके आगे इकोनॉमी पेज पे एक तो यूएस और इंडिया के बीच में एक फाइनल हुआ है, एक आप कह सकते हो कॉम्प्रोमाइज सेटल हुआ है। वो ये कि इक्वलाइजेशन लेवी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, जो भी हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया या फिर आप ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया नहीं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बेसिकली, उन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2% टैक्स लगाने की शुरुआत की गई थी हमें अभी कुछ सालों पहले, 1-2 साल पहले, राइट। तो उस केस में उसको इक्वलाइजेशन लेवी बोला हमारे यहाँ से अमेजोन ये पैसा कमा करके बाहर लेके जाती हैं तो इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेवेन्यू देनी चाहिए क्योंकि अर्निंग इंडियन लैंड से हो रही है। तो इस केस में इक्वलाइजेशन लेवी को तो देखो हटाने की बात हो गई है और यूएस और इंडिया इंक्लूडिंग यूएस एंड इंडिया, टोटल 136 कंट्रीज ने पहले ही अपने आप को कमिट कर रखा है कि हम ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स जो कि 15% फिक्स किए जाने की बात हो रही थी, उस पर हम एग्री कर रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देख लेंगे। इसके अलावा रघुराम राजन जी, ठीक है, जो हमारे आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि अभी 6000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज वर्ल्ड ओवर चल रही हैं। इनमें से हैंडफुल मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में बहुत ही कम क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि सर्वाइव करेगी। बाकी तो आपको पता है इंडिया अपनी तरफ से प्लान कर चुका है कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है उनको तो बैन करना और आरबीआई की अपनी खुद की एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर देना। जानेंगे इस मुद्दे को हम, वो एक्सप्लेन पेज वाला आर्टिकल है उसमें। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे वेज रेट इंडेक्स। इसमें देखो 2016 को बेस ईयर डिक्लेयर कर दिया गया है, पूरी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। इसके आगे हम देखेंगे कि नीति आयोग ने एक पेपर पब्लिश किया है अपनी तरफ से और उसमें प्रपोजल दिया है एक फुली डिजिटल बैंक लॉन्च करने की। उस थीम को समझने की कोशिश करेंगे। इसके आगे वर्ल्ड पेज और स्पोर्ट्स पेज पे हम नज़र डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन पेज से पूरा डिटेल में डिस्कशन। सॉरी, एक्सप्लेन पेज की बजाय फ्रंट पेज वाली न्यूज़ है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम फ्रंट पेज से स्टार्ट करते हैं। देखो फर्टिलिटी रेट जो है वो रिप्लेसमेंट रेट से नीचे हो चुकी है। रिप्लेसमेंट रेट का मतलब होता है कि जब फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 रहे। इसका मतलब क्या है कि एक लेडी एवरेज अपनी लाइफ में कितने बच्चों को पैदा करती है, तो टोटल पॉपुलेशन में ये कैलकुलेट जब किया जाए तो वो आना चाहिए 2.1, ठीक है। अब जबकि इंडिया में कितना हो गया टीएफआर की वैल्यू 2%, 2 पे आ चुकी है, परसेंट नहीं 2 आ चुकी है। दैट मीन्स एक लेडी अपनी पूरी जिंदगी में एवरेज इंडिया में 2 बच्चे पैदा करेगी।
राइट। पर उस केस में प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि 2.1 इसलिए लिया जाता है कि कई बार केसेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस के चलते डेथ्स हो जाना, या फिर जो रेशियो है रिप्लेसमेंट है, दो माँ बाप की जगह दो बच्चे, वो रेशियो सेटल नहीं हो पाता, तो 1.1 थोड़ा सा एडिशनल लेकर के चलते हैं, जिससे कि कोई भी अनफोर्सीन सरकम्स एक्सटर्नैलिटी को अगर हम इग्नोर करना चाहें या रिमूव करना चाहें तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो 2.1 बताया जाता है। इसमें एक रूल आ रहा है कि जो अभी एडवांस्ड या फिर मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन के जो मेथड्स हैं उनका यूज़ किया जाना, जिससे कि वो प्रेगनेंसी को रोक सकें। ठीक है, एजुकेशन लेवल तो इसमें डाउट है ही नहीं, बिल्कुल है, रोल प्ले कर रहा है। तो ऐसे में अर्बन एरियाज में तो टीएफआर की वैल्यू चल रही है 1.6, रूरल एरियाज में 2.1, ये चीज़ें अपने आप में शो कर रही है। इसके अलावा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ये डिटेल हम यहाँ पर जान रहे हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट्स की अगर बात करें तो ब्लैक में है वो तो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का डेटा, और रेड में है ये 5th राउंड का डेटा। तो लोवेस्ट 4th फेज में किसकी थी? पंजाब की, जो कि 1.6 की 1.6 बनी हुई है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी लो है, महाराष्ट्र में भी आप देख सकते हो, कर्नाटका में भी आप देख सकते हो, और आंध्रा में भी देख सकते हो। ये वो स्टेट्स हैं जहां पर एजुकेशन लेवल मोर और लेस कहीं ना कहीं बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ था। इसके अलावा हाईएस्ट लेवल की अगर बात करें तो टीएफआर सबसे ज़्यादा है बिहार में, जो पहले 3.4 था वहां पर भी रिड्यूस हुआ है। मेघालय में 3 था, वो 2.9 हो गया है। यूपी में 2.7 से 2.4। तो मतलब हर एक स्टेट में टोटल फर्टिलिटी रेट टीएफआर जो है वो रिड्यूस हुआ है। ठीक है, और टीएफआर का मतलब हो गया एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमन, कि एक मतलब जितनी भी हमारे देश में औरतें हैं तो उनके ऊपर कितने बच्चे हमारे यहाँ पर हैं। ठीक है ना, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट। अब इसमें देखो 2015-16 में देश की थी 2.2, जो कि 4th राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंडर आई थी ये डिटेल। अभी जो है 5th राउंड में वो 2 हो चुकी है, और ये डेटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। रिलीज कौन करता है? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके आगे यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग, अगर यूनाइटेड नेशंस की जो पॉपुलेशन डिवीज़न है उसमें ये है कि अगर टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो रिप्लेसमेंट रेट 2.1 से नीचे जा रही है, दैट मीन्स पॉपुलेशन आने वाले टाइम पे डिक्लाइन करने का ट्रेंड आप मानो चलने वाला है। तो ऐसे में एक तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि इंडिया जो है वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री 2028 के अराउंड बन जाएगा, बट मुद्दा ये है अब कि टीएफआर जो है वो इतनी रिड्यूस हो चुकी है कि टोटल रिप्लेसमेंट रेट जो है, ठीक है ना, उससे भी डाउन हो गई है। तो उस केस में आ जाता है मुद्दा कि जी इंडिया बनेगा तो सही वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री, पर उसको लगभग 10 साल और लगेंगे। मतलब 2034 से 38 का टाइम अभी तक एक्सपेक्टेड है जब इंडिया क्रॉस कर सकता है आने वाले टाइम पे चाइना को भी पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अर्बन एरिया की हमने देख ही ली। अर्बन एरिया में 1.6 फर्टिलिटी रेट आ रही है और रूरल एरिया में 2.1 आ रही है। ये आप ध्यान रखें, इस पे ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पे बेस्ड प्रीलिम्स में आते हैं। इसके आगे और बाकी मेंस में भी आपके आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प कर सकते हैं जब भी हम आप पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आप लिखो। राइट, आगे चलें। इसके आगे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि देखो टीएफआर अगर 2 तक आ चुकी है तो अब हमें बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं उनको टैकल करना ज़रूरी है। नंबर 1 कि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनको हमें एक्सेलरेट करना होगा, और जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना डेवलपमेंट के सामने उनको हटाना होगा, उनको ख़त्म करना होगा। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन अगर डिक्लाइन करे या पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाए तो उसमें आप समझ के चलो कि आने वाले 2 से 3 दशकों के बाद में हमारे यहाँ पर जो यूथ पॉपुलेशन है उसको डिक्लाइन होने का हम ट्रेंड ऑब्जर्व करेंगे। राइट, तो उस केस में हमें ज़रूरी है कि डेवलपमेंट के सामने जो भी चैलेंजेस हैं उनको हम टैकल करें। दूसरा, पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए और स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जाए, जिससे कि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकें। और लास्ट वन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंश्योर करनी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे तो कम पैदा हो ही रहे हैं, पर इस केस में अगर एनवायरमेंट को हमने प्रोटेक्ट नहीं किया तो हमारे बूढ़ों की डेथ अगर जल्दी होने लग गई या बच्चों के बीमारियां लगनी शुरू हो गई तो फिर बाद में वो एसेट की बजाय लायबिलिटी बन जाएंगे। तो एक्सपर्ट्स का ये 3 सजेशन देना एक इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए पढ़नी। राइट, इसके आगे आप देख सकते हो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और ये था कि भाई इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 2024 से 2028 के बीच में हो जाता, पर अब 1 दशक और एक्सटेंड कर दो आप, क्योंकि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन स्टेबिलिटी की तरफ हम ऑलरेडी मूव कर रहे हैं। ठीक है,
इसके आगे आप देख सकते हो 2 से 3 दशक वाला मुद्दा हो ही गया हमारा। ओके, देन कम्स टोटल फर्टिलिटी रेट, कहाँ पर क्या चल रही है वो हमने देख ली। अभी तक देखें तो 2 से ज़्यादा टीएफआर कौन कौन से स्टेट्स में है वो हमने देखा, बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान ऐसे हैं जहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट नेशनल एवरेज जो कि 2 है, 2 के बराबर आ चुकी है। और वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर टीएफआर 1.6 आ चुका है। ये हमने ऑलरेडी इंडेक्स में देख ही लिया था, राइट। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जो इतना कुछ सपोर्ट कर रही है या फिर जो टीएफआर रेट को रिड्यूस करने में अपना एक रोल प्ले कर रही है। एक तो हो गई फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड अवेयरनेस, एक शादी के टाइम पे जो लड़के लड़की की उम्र है वो, एक साथ में वुमेन एम्पावरमेंट। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने टीएफआर को रिड्यूस करने में अपनी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, इसके अलावा मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन मेथड वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने शुरू कर दिए हैं। पहले जब 2015-16 के टाइम पे जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 4th राउंड कंडक्ट हुआ था, उस टाइम पे मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन मेथड केवल 47.8% ही यूज़ था। अब बढ़कर के उसका कितना हो यूज़ होने लग गया है, 56.5%। दैट मीन्स लेटेस्ट जो मेथड्स हैं जैसे कॉन्डोम्स का यूज़ करना या फिर जो भी पिल्स का इनका कंजम्पशन करना, वो सारी चीज़ें भी इंक्रीज हुई है। इसके अलावा जो स्टरलाइजेशन है, नसबंदी का जो सेगमेंट है, उसमें भी राइज देखने को मिला है और वो मेनली देखा गया है फीमेल स्टरलाइजेशन। ठीक है, जो कि 2015-16 में ओनली 36% फीमेल्स में था, जो कि अब कितना हो चुका है, 5th राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 में 38%। ओके, इसके अलावा मेल्स में जो कॉन्ट्रासेप्शन है वो अभी भी बहुत लो है, मेल्स इतना ज़्यादा नहीं करे। दैट मीन्स कि सीधी सी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली प्लानिंग की अभी भी किस पे आई हुई है, एक औरत पे, घर की औरत पे। ठीक है, यही मेन चीज़ें थी वो हमें नोटिस करनी थी। ओके, अब बाकी एक्सप्लेन पेज पे इसकी डिटेलिंग और आ जाएगी तो हमें और समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इसी से एसोसिएटेड आर्टिकल पे। नेक्स्ट मुद्दा ये है जी कि हमारे यहाँ पर जितने भी एडल्ट्स हैं उनमें से क्वार्टर मतलब 25% तो ऐसे हैं जो कि ओबेज हैं। ओबेज का मतलब हो गया वो मोटे हो चुके हैं, उनका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा हो चुका है। और मेनली देखा जाए तो शहरों में रहने वाली औरतों में ये चीज़ प्रेवलेंट है। अब जानते हैं पूरा। देखो, एनीमिया हमारे यहाँ पर बच्चों में और औरतों में हमेशा से कॉज ऑफ कंसर्न रहा है, चिंता की बात रही है। 5th राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 का जो डेटा अभी वेंसडे को रिलीज हुआ है, उसमें यह है कि लगभग 57% जितनी भी औरतें हमारे यहाँ पर रिप्रोडक्टिव एज में है, उनमें से 57, रिप्रोडक्टिव एज का मतलब हो गया 19 से लेके 45 साल तक की जो उम्र है। वैसे 15 से 45 तक की कही जाती है, पर हाँ लीगली अगर देखें तो 19 से 45 साल, तो उसमें लगभग 57% ऐसी लेडीज हैं, वुमेन हैं जो कि एनेमिक हैं, जो कि 2015-16 में कितनी हुआ करती थी, केवल 53%, 53.51%। तो ये एनीमिया का जो प्रेवलेंस है ये बढ़ चुका है। फिर आ जाओ ओबेसिटी कि भाई एक तरफ तो माल नरिशमेंट का मुद्दा आ ही गया कि एनीमिया से ग्रसित हैं औरतें, पर दूसरी तरफ आप देखो कि औरतों में और आदमियों में भी, मेल्स में भी, मेंस में भी ये राइज देखने को मिल रहा है कि ओबेसिटी राइज हो रही है, मोटापा बढ़ रहा है बट एनेमिक है। ये हो गया डबल माल नरिशमेंट, राइट। इस तरीके से हम देख सकते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डेटा के हिसाब से कि ओबेसिटी जो है वो मेंस में राइज, वुमेन की अगर बात करें तो नेशनल फैमिली पिछले राउंड में 20.6% था, जो कि बढ़कर के 24% हो गया है। और मेंस की अगर बात करें तो उनमें भी ओबेसिटी राइज हुई है। पहले 18.9% एडल्ट्स थे वो ओबेज थे, जो कि बढ़कर के 22.9% हो चुके हैं। और इसमें मेनली जो मोटापा है ना वो एब्डोमिनल है, मतलब पेट है ना वो आ रहा है, बाकी मोटापा इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, खाने पीने में दबा के खाया जा रहा है और एक्सरसाइजेस बिल्कुल कम नहीं हो रही है, कम हो रही है, फिजिकल एक्टिविटीज़ को बहुत हद तक रोक लिया गया है। और रही सही में कोरोना ने और कन्फाइन कर दिया हमें हमारे घरों में, जिससे और ज़्यादा बाहर निकलना बंद कर दिया। दिल्ली में तो हाल आपने अभी देखे ही हैं कि बाहर जाओगे तो इतना ज़्यादा कार्बन अपने लंग्स में भर के लेके आओगे, जिससे कि घर में बैठे रहो तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। तो ये सिचुएशन है जिसकी वजह से एक तरफ तो एनीमिया और दूसरी तरफ ओबेसिटी, ये दोनों तरीके से अटैक हो रहा है। इसके आगे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है उनमें भी एनीमिया के केसेस बढ़े हैं।
फिर फोर्थ राउंड में तो देखो 58.6% जो बच्चे थे जिनकी उम्र 5 साल से कम थी वो एनीमिक थे, अब 67.1% हो चुके हैं, तो ये भी राइज हो गया। इसके अलावा जो टीन एज गर्ल्स हैं, 15 से 19 साल की जो लड़कियां हैं, उनमें भी एनीमिया की प्रेवलेंस बढ़ चुकी है। पहले 54.1% थी, वो बढ़ करके 59.1% हो गई है। इसके अलावा एनीमिक मेंस की हमने बात सॉरी ऑलरेडी कर ही ली है। फिर बात कर लो ओबेसिटी की, तो ओवरवेट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें आप अपनी बॉडी का वेट डिवाइडेड बाय आपकी जो हाइट है उसका स्क्वायर, वो अगर आप देखो तो लगभग आप देख सकते हो 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से अभी रेंज चल रही है। ठीक है, जो कि मैक्सिमम इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा अगर हो गए तो आपको मोटापा घोषित कर दिया जाएगा। तो अभी चल रहा है कितना है, 33.2% अर्बन एरियाज़ में, जबकि गांव में आप देखोगे, मतलब आप देखो कि 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर का जो बॉडी मास इंडेक्स है उसका लेवल शहरों में कितना चल रहा है, 33.2% अर्बन एरियाज़ में है ये औरतों में। मतलब शहरों में रहने वाली 33.2% औरतें ऐसी हैं जिनका बॉडी मास इंडेक्स 25 से क्रॉस कर चुका है, जो कि हेल्दी नहीं है। इसके अलावा गांव में जो बॉडी मास इंडेक्स है वो कितना चल रहा है अभी, मतलब बॉडी मास इंडेक्स जो कि इससे सेफ लेवल से आगे है, वो 19.7% औरतों में। मतलब ओबेसिटी शहरों में तो है ही, गांवों में भी कम नहीं है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा अर्बन एरियाज़ में रहने वाले जो मेल्स हैं, मेंस हैं, उनमें भी ओबेसिटी 29.8% में है। तो इसी तरीके से गाँव में रहने वाले जो मेंस हैं उनमें 19.3% में ओबेसिटी देखने को मिल रही है। फिर आ जाओ, फिर वेस्टिंग की बात कर लो। वेस्टिंग की बात हो गई, मतलब कि उम्र के साथ साथ में हाइट अगर नहीं बढ़ती है तो उसको तो बोलते हैं स्टंटिंग। दैट मीन्स उम्र के हिसाब से बच्चे की हाइट नहीं बढ़ना। दैट मीन्स ये शो कर रहा है क्रॉनिक माल नरिशमेंट को। दैट मीन्स लगातार बचपन से लेकर अभी तक बच्चे को, 5 साल तक का जो बच्चा है उसको खाना पीना हेल्दी नहीं मिला, इस वजह से उसकी हाइट रुक गई, स्टंटिंग। फिर बाद में हाइट के हिसाब से अगर वेट नहीं है बच्चे का तो वो हो जाएगी वेस्टिंग। दैट मीन्स कि भाई अभी रिसेंट 1-2 साल की टाइम की बात करें तो बच्चे को हेल्दी खाना नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अभी का रीसेंट माल नरिशमेंट, हम जिसको बोल सकते हैं। तो बच्चों में माल नरिश चिल्ड्रन जो है उनका लेवल भी बढ़ता चला जा रहा है। 2.1% की बजाय अब 3.4% बच्चे ऐसे हैं जो कि सीवियरली वेस्टेड हैं। ठीक है, ये चिंता की बात है अपने आप, माल नरिशमेंट अपने आप में बढ़ रहा है, ये हो गया। और सीवियरली वेस्टेड बच्चों की अगर देखें तो 7.7% बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है ना, वो सीवियरली वेस्टेड है, मतलब उनका वजन बहुत कम है, अंडर वेट है वो बहुत ज़्यादा। ओबेसिटी की हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं मेंस और वुमेन में। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो इतना है नहीं। हाँ, इधर आप देखो आ गया डेटा काम का, ये है जी। इधर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिला है, एवरेज ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा मिला है। कि मर्क्यूरी का जब वो जो स्केल हम मेज़र करते हैं ना स्पाई गैमा मैनोमीटर में, ठीक है, जो बीपी मेज़र करने के लिए, उसमें 140 mm तो जा रहा है सिस्टोलिक, मतलब हायर जो बीपी का लेवल है वो सिस्टोलिक तो जा रहा है 140 mm और डायस्टोलिक जा रहा है 90 mm। तो आप मान के चलो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, हाइपरटेंशन वाली सिचुएशन है। और 21% औरतें तो पिल्स लेती हैं या फिर मेडिकेशन लेती है जिससे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। इसके अलावा हाई ब्लड में शुगर कंटेंट, शुगर लेवल जो कि स्टैंडर्ड होना चाहिए 140 मिलीग्राम पर DL। ठीक है, इसके हिसाब से अगर देखें दैट मीन्स 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कितना होना चाहिए, मतलब ये 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, पर इससे ज़्यादा लेवल मिल रहा है जो कि मेंस में 15.6%, मतलब शुगर लेवल इतना ज़्यादा है, मतलब डायबिटिक है वो डायबिटीज़ के शिकार होने वाले हैं। और 13.5 जो % वेमेन है उनमें ये लेवल, शुगर लेवल ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर, ये लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये चीज़ भी शो की जा रही है। इसका मतलब क्या हो गया जी कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनका बर्डन बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो एक तरफ तो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है तो दूसरी तरफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज की प्रॉब्लम है। तो ये भी एक सिचुएशन सामने आ रही है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5 के डेटा के बेसिस पे। आगे चलते हैं।
फिर हम आ गए हैं एक्सप्लेन पेज पे। देखो यहाँ पर एक तो ये है कि यूरोप में कोविड की वजह से डेथ टोल जो है वो 2 मिलियन क्रॉस करने वाला है। ये WHO ने बोला है नेक्स्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब हो गया अभी चल रही है ऑटम, ऑटम के बाद में विंटर्स, अभी विंटर्स ऑलमोस्ट है ना, फिर विंटर्स के बाद में स्प्रिंग आएगी। तो बोला है आने वाले टाइम पे मान के चलो मार्च अप्रैल के टाइम पे लगभग 2 मिलियन मतलब हो गए 20 लाख लोगों की डेथ हो चुकी होगी तब तक। जर्मनी के हेल्थ मिनिस्टर ने क्या कहा है कि ये जो विंटर्स हैं इसका एंड होगा ना, तब तक मान के चलो कि जर्मनी का हर एक बंदा या तो वैक्सीनेटेड होकर या फिर इन्फेक्ट होकर के रिकवर हो चुका होगा, बचे लोग मर जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन देने की अब पूरी पुरजोर ताकत लगा रहा है जर्मनी, ठीक है, और या फिर लोग इम्यून होकर के रिकवर कर जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो देखो चिंता की बात ये है, ये देखो ऑस्ट्रिया में क्राउडेड एरियाज़ हैं वो इस तरीके से ब्लैंक हो गए हैं क्योंकि वहाँ पर 4th वेव चल रही है कोविड-19 की, और ये चीज़ यूरोप में अपने आप में बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है और इंडिया के लिए भी ये सिग्नल है, ठीक है ना। इसी तरीके से यूरोप पहले नंबर आया था फर्स्ट वेव के टाइम पे, फिर यूएसए में बैंड बजी थी और फिर बाद में इंडिया में हमारी हाल ख़राब हुए थे। हम तो सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा टूट गए थे, है ना। आगे चलते हैं, दूसरे आर्टिकल्स को देखते हैं। देखो जी बात ऐसी है, क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग मेथड्स हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर ये जो मैप है इस पर आप नोटिस करोगे तो ये ग्रीन साइड जहाँ पे पहुँच रहे हो दैट मीन्स वहाँ पर अभी कोई बैन नहीं किया जा रहा है, उनको अलाउ कर रखा है क्रिप्टो करेंसीज को ऑपरेट होने के लिए। जिसमें एक तो ये देख सकते हो ये कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, इधर भी देख सकते हो ये वाले कंट्रीज़, आप इनको छोड़ दो दो को, और इधर भी आप देख सकते हो यूरोप, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, और इधर साउथ अफ्रीका भी। फिर सम सिग्निफिकेंट कंसर्न कि भाई चिंता की तो बात है, पर हाँ चलो ठीक है अभी थोड़ा बहुत मोर और लेस ऑपरेट कर रहे हैं। जिसमें आप इधर देख सकते हो कि एक तो पेरू हो गया, इक्वाडोर हो गया, या फिर आप इधर देख सकते हो ये वाले, ठीक है, चाइना, इंडिया, रशिया, सऊदी अरब, ये कंसर्न्स ले रहे हैं कि यार चिंता की बात है। और मोस्टली इलीगल कि बिल्कुल ही अलाउ नहीं है, जैसे एक तो बोलीविया में, एक इधर आप देख सकते हो कि ये ईरान वाला एरिया पूरा का पूरा, मिडिल ईस्ट में इराक भी इलीगल कंसिडर कर रहा है, टर्की भी इलीगल कंसिडर कर रहा है इसको, बांग्लादेश भी ऑलमोस्ट इलीगल कंसिडर कर रहा है इन क्रिप्टो करेंसीज को। तो ये सिनेरियो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई कहाँ पर तो एक्सेप्टेड है, कहाँ पर रिजेक्टेड है, और कहाँ पर कंसर्न्स हैं। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर हमने इस मैप के थ्रू देखी। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। देखो क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन के लिए इंडिया में बातचीत चल रही है, हमने देखा ऑलरेडी कि रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ डिजिटल ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 जो कि पार्लियामेंट के विंटर सेशन में एनलिस्ट किया जा चुका है, और ये सेशन नवंबर 29 को स्टार्ट हो गई। तो सवाल ये है कि जो कोई भी प्राइवेट डिजिटल करेंसीज है उनको तो बैन करने की बात की जा रही है, उन डिजिटल करेंसीज के पीछे जो टेक्नोलॉजी काम में आ रही है उनको यूज़ करने की बात की जा रही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो खुद की एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। इसके लिए बातचीत होगी इस बिल में, उससे रिलेटेड कुछ जो भी प्रोविजंस है वो मैंशनड होंगे, राइट। तो ऐसे में ये मुद्दा आ जाता है कि प्राइवेट करेंसीज को रोकने के लिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो अलग अलग कंट्रीज़ में वर्ल्ड ओवर ज्यूरिसडिक्शन डिफरेंट है। उनमें हम देख सकते हैं कि कनाडा की तरफ से आप देख सकते हो वहाँ पर मोर और लेस इसको अलाउ कर रखा है, और इसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग रेगुलेशन के अंडर में इस वर्चुअल करेंसीज को डिफाइन कर रखा है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग में। एक तो ये कि भाई डिजिटल करेंसी किसको बोलेंगे या वर्चुअल करेंसी किसको बोलेंगे। ये एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है जो कि वैल्यूज़ रखती हैं अपनी खुद, जिसमें कि लोग पेमेंट भी करते हैं, लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, ठीक है ना। तो एक तरीके से इसको वर्चुअल करेंसी को एक्सेप्टेबिलिटी मिली हुई है कि हाँ भाई लेन देन में भी काम में ले सकते हो, और एक करेंसी वर्चुअल करेंसी से दूसरी वर्चुअल करेंसी के अंदर कन्वर्जन भी कर सकते हो, और अगर इन्वेस्ट भी करना चाहो तो इन्वेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट की, दैट मीन्स जो क्रिप्टो करेंसी का पूरा सिस्टम है उस सिस्टम को मैनेज करने के लिए जो भी प्राइवेट फर्म होगी वो प्राइवेट की कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, जिससे कि उनकी वैल्यू क्या है वो मैनेज करना, वो सारा काम कर पाएंगी। तो ओवरऑल क्या पॉइंट निकल के आ रहा है, कनाडा में इसको अप्रूवल दे रखा है मोर और लेस कि हाँ जी आप अपने यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज में लेन देन कर सकते हो, ठीक है। कनाडा का सीन क्लियर। आ जाओ अब आप इजराइल पे। इजराइल में तो ये कह रखा है कि भाई हम तो एसेट मानते हैं क्रिप्टो करेंसी में, जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और उन क्रिप्टो करेंसीज का कोई लेन देन करता है ना, तो उस पर आपको 25% कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। ये यहाँ तक कि
इसका मतलब लीगल कंसिडर हो गया। आ जाओ जर्मनी में, जर्मनी में भी वहाँ का जो बैंक है, यहाँ पर देखो बुंदेस बैंक, उन्होंने बिटकॉइन को क्रिप्टो टोकन के तौर पे कंसिडर कर रखा है। बट वही है कि फुल फंक्शन तो नहीं करेगा करेंसी का, जैसे हम जिसको फिएट करेंसी बोलते हैं, जिससे कि लीगल अथॉरिटी या लीगल बैकिंग मिली हुई है बैंक से, सेंट्रल बैंक से। पर हाँ, यूनिट ऑफ अकाउंट के तौर पे कंसिडर किया जाएगा कि लोग अगर अपना पैसा वहाँ पर स्टोर करना चाहते हैं तो उसमें इन्वेस्ट करके स्टोर कर सकते हैं। ये भी कंसिडरेशन में है जनरल में, जर्मनी में। यूके में भी इसी तरीके का सिस्टम तैयार कर रखा है कि देखो करेंसी, मनी या नोट्स, उसके हिसाब से तो इतना हम नहीं कंसिडर करेंगे, पर हाँ इसमें कोई लेन देन करना चाहे, इन्वेस्ट करना चाहे, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यूके में भी। यूएस में अलग अलग स्टेट्स हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने तो देखो अपनी तरफ से कोई कानून अभी तक बनाया नहीं है, ठीक है। जो बाइडेन सरकार ने तो वहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन ने तो अपनी तरफ से कुछ किया नहीं है, पर वहाँ पर जो अलग अलग स्टेट्स हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से उसको ट्रीटमेंट दे रखा है। पर हाँ, अभी तक भी क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं बोला है। लीगल टेंडर तो केवल एक देश ने बोला है, जिसका नाम है अल सल्वाडोर, ठीक है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है उसने, बाकी किसी ने भी नहीं। थाईलैंड में भी इसी तरीके का कुछ प्रोविजन बताया जा रहा है, ठीक है जी। मुद्दा ये आ जाता है कि इंडिया और दूसरे जो कंट्रीज़, उन्होंने अभी तक इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया है। हमारे यहाँ पर ना तो अभी तक बैन किया गया है, ना इसको रेगुलेट किया गया है। तो इस केस में अब जो बिल आएगा ना, उसमें जो प्रोविजंस है वो देखने वाली चीज़ होगी, जिसमें एक मुद्दा है कि आरबीआई अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। इससे क्या होगा कि भाई लेन देन जो कोई भी है, आरबीआई के द्वारा जो डिजिटल करेंसी लॉन्च होगी उसमें लेन देन इजीली किया जा सकेगा। ये कोई फिएट करेंसी नहीं होगी, डिजिटल फॉर्म ऑफ फिएट करेंसी कह सकते हो। दैट मीन्स कि हम जो रुपया यूज करते हैं, जो नोट यूज करते हैं, वो फिएट करेंसी है, जिसकी फेस वैल्यू तो 100 रुपए है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए के नोट की बात करें, पर उसको बनाने में लग गए 5 रुपए या 10 रुपए, तो 95 रुपीज का किस बेनिफिट होगा पेंट को, ठीक है ना। तो पॉइंट क्या है यहां पर कि फिएट करेंसी के बेसिस पर यह डिजिटल फॉर्म में ऑपरेट होने वाली करेंसी होगी, जिसका यूज हम वॉलेट्स में रिचार्ज करने या फिर जो भी काम करना है वो कर सकेंगे। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होगी वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगी। इसमें इंटरनेशनल जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जिनमें अभी बैंक या किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है, फॉर एग्जांपल किसी को पैसा सेंड करना है यूएसए से इंडिया में, तो उसको बैंक के पास जाकर के कन्वर्जन कराने की जरूरत नहीं है, वो सीधा बैंक से वहां से पैसा लिया और ट्रांसमिट कर देगा। इससे क्या होगा कि जो रुपया है ना, हमारी जो करेंसी है रुपी, उसकी रेलेवेंस इंटरनेशनल मार्केट में बनती चली जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी, जो कि हम बोल रहे हैं जिसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इससे क्या होता है कि देखो, रुपए की जब कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी ना, तो फिर इंटरनेशनल मनी मार्केट में हमारा रुपया जो है वो रोल प्ले करेगा। जैसे आज हम डॉलर्स में हमारी इकोनॉमी को मेजर करते हैं, डॉलर्स में कन्वर्जन करवा करके फिर बाद में दूसरे किसी कंट्री में कोई लेन देन करने के लिए जाएं या घूमने जाएं तो हमें कन्वर्जन कराना पड़ता है। तो वहाँ पर रुपए की एक्सेप्टेबिलिटी बन जाएगी जैसे ही डिजिटल फॉर्म में एक करेंसी लॉन्च हो जाती है, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि जैसे डोमेस्टिक या क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन ईजिली हो पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे कंट्रीज पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंडक्ट कर रहे हैं। हाँ, चाइना ने तो देखो अपनी तरफ से ब्लैंकेट बैन कर दिया है कि भाई हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा क्रिप्टो करेंसीज को, और क्रिप्टो करेंसीज में कोई भी चाइनीज बैंक है वो लेन देन में एंटरटेन नहीं करेगा, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें थी वो हमें देखनी थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्किन कलर बायस इन पल्स ऑक्सीमीटर। ये कंसर्निंग है मुद्दा, हाईलाइट है। कलर को लेकर के वैसे ही बहुत ज़्यादा इश्यूज चलते रहते हैं, ठीक है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेसिफिकली। खैर, मुद्दा ये है कि ऑक्सीमीटर जो है उसकी डिज़ाइनिंग मैक्सिमम जिन लोगों पर भी टेस्ट करके की गई है ना, जिन पे भी ट्रायल लिए गए हैं, उनका स्किन कलर फेयर रहा है। तो इस केस में क्या है कि ऑक्सीमीटर आपने इस तरीके की क्लिप देखी होगी, जो आपके उंगली पे लगा सकते हैं हम, कान पे भी लगा करके चेक कर सकते हैं। हमारा जो पैर का जो अंगूठा हम जिसको बोलते हैं टो है, उस पर भी लगा के चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कंटेंट कितना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेज़र करने का डिवाइस है, ठीक है। और साथ में जो पल्सेस चल रही है हमारी हार्ट पल्स, हार्ट बीट, उसके बारे में भी ये बताता है। तो पॉइंट ये है यहाँ पर कि ये काम कैसे करता है, पहले तो ये जानते हैं। ये क्लिप लाइक एंटिटी है, जो कि हम डिवाइस है जिसको हम हमारे फिंगर टिप, ईयरलोब या फिर टो या फिर कहीं पर भी हमारे बॉडी में, ये पर्टिकुलर 3 प्लेसेस मेनली फिंगर पे मेनली लगाया जाता है, जैसे कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का कितना क्या अमाउंट है उसका आइडिया लगाया जाए इसके। ये एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें एक प्रोसेसर होता है और एलईडी और इंफ्रारेड डिवाइसेस इसमें इंस्टॉल्ड होते हैं,
ठीक है। एलईडी है वो तो रेड लाइट एमिट करता है, एलईडी का मतलब होगा लाइट एमिटिंग डायोड, राइट। जैसे आप देखते हो अपने घरों पे आजकल तो एलईडी लाइट यूज होने लग गई है। और एक इंफ्रारेड जिसको हम देख नहीं सकते हैं। तो जब फिंगर टिप पे ये डिवाइस इंस्टॉल कर दिया जाता है तो एक साइड में एक ट्रांसमीटर होता है, दूसरी साइड में रिसीवर होता है जो प्रोसेस करेगा। तो जो ट्रांसमीटर है वो जब ये रेड और इंफ्रारेड लाइट को एमिट करेगा ना, तो हमारी उंगली से होते हुए और फिर वो रिसीवर की तरफ पहुंच जाएगी। अब इसमें इंफ्रारेड लाइट है, उसकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा आ रही है, ठीक है ना, अब इंफ्रारेड लाइट है उसकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा आ रही है और रेड लाइट की क्वांटिटी कम आ रही है, तो उससे ऑक्सीजन लेवल मेजर हो जाएगा थोड़ा डिफरेंट। और अगर इंफ्रारेड ज़्यादा आ रही है, रेड कम आ रही है, तो उससे ऑक्सीजन लेवल मेजर हो जाएगा। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन जो होगा वो तो देखो इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। दैट मीन्स अगर हम इस तरफ तो एलईडी लगाया हुआ है और इंफ्रारेड एमिटर लगाया हुआ है, और ये हमारी बीच में फिंगर आ गई यहाँ बीच में, और इधर ये रिसीवर है, ठीक है। अब होगा क्या कि अगर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कंटेंट अच्छा खासा है तो इंफ्रारेड जो है लाइट उसको वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि रेड लाइट है ना वो रिसीव हो जाएगी कहाँ पर, इस रिसीवर को। और रेड अगर ज़्यादा है इंफ्रारेड के कंपैरिजन में, इसका मतलब ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, बढ़िया है, मतलब ठीक है। दूसरा, अगर इंफ्रारेड लाइट ज़्यादा रिसीव हो रही है रेड के कंपैरिजन में, तो उस केस में मान लिया जाएगा कि हमारी बॉडी में जो ब्लड कंटेंट है, ब्लड में ऑक्सीजन का कंटेंट कम है, ठीक है। तो इस तरीके से आइडिया लग जाता है। और अगर 95% रीडिंग आ रही है ना ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन का, तो ये मानो 95% या उससे ज़्यादा, तो उसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। और 95 से अगर कम आ रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि ऑक्सीजन लेवल कम है। तो कोविड के टाइम पे ये देखो डिवाइस बहुत कॉमन हो गया है, घरों में हर कहीं पे मिलता है। तो अब मुद्दा क्या आता है कि अगर किसी की स्किन ब्लैक है और उस ब्लैक स्किन के ऊपर इस डिवाइस को अगर यूज करें, ऑक्सीमीटर को, पल्स ऑक्सीमीटर को, तो बोला वहां पर जो रेड लाइट है ना वो स्कैटर हो जाती है, और वो स्कैटर हो गई तो एक्यूरेट रीडिंग नहीं आती। तो ये अपने आप में एक रेशियल इशू आ गया यहां पर, ठीक है ना। और इसको लेकर के जब पूछा गया तो फिर बाद में कंपनी के जो मेन जो इंडिविजुअल्स थे उनका ये कहना था कि जहां पर भी हमने पल्स ऑक्सीमीटर टेस्टिंग की ना, उन लोगों का स्किन कलर थोड़ा सा फेयर था, इस वजह से हमारी जो कैलिब्रेशन है डिवाइस की उसी हिसाब से हो गई। और अब इनको अगर ब्लैक स्किन के लोगों के यूज करते हैं तो बोला प्रॉब्लम आ रही है। तो इस चीज़ को अब करेक्ट करना अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के चलते बहुत ज़्यादा मुद्दा आ गया। तो ऐसे में आप देखो कि कैसे एक सोसाइटी का इशू कैसे टेक्नोलॉजी के ऊपर इम्पैक्ट डालता है और कैसे टेक्नोलॉजी को सोसाइटी के हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। इसीलिए तो हमारा न्यू एजुकेशनल सिस्टम, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लॉन्च हुई है, उसमें यही तो है, ह्यूमैनिटी को और जो टेक्नोलॉजी है, साइंस है, उनको साथ में लेकर के चलना जरूरी है। क्योंकि ह्यूमैनिटी से बिल्कुल सेपरेट होकर के आप फिर बाद में वेलफेयर किसका करना चाहते हो, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, है कि नहीं, वो मुद्दा आ जाता है। इसीलिए हम यूपीएससी में इतना डाइवर्सिफाइड सिलेबस पढ़ते हैं कि भाई आपको पता रहे कि कहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ करो, टेक्नोलॉजी यूज़ भी करो तो उसका एथिकल वे में क्या कंसर्न्स आ रहे हैं, क्या अप्रोप्रिएट मैनर हो सकता है उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का, वही मुद्दा हमने देखा। आगे चलें। नेक्स्ट है रैमिंग इनटू एन एस्ट्रॉइड टू सेव द प्लेनेट। देखो बात ऐसी है, ये दो एस्ट्रॉइड्स हैं, पास पास में ही है, ठीक है। एक तो डाइमस है, एक डाइमॉर्फस है। ये बेसिकली सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं और 2 साल में लगभग एक चक्कर पूरा करते हैं। पर कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि ये अर्थ के बिल्कुल क्लोजेस्ट पार्ट से निकलते हैं। तो ऐसे में एक ट्रायल किया जा रहा है, एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम है डार्ट। अब वो डार्ट क्या करेगा, एक चक्कर तो इनके पीछे पीछे काटेगा सन के चारों तरफ, और फिर उसके बाद में इनको अप्रोच करेगा लगभग अगले साल 2022 में, डेट बता दूं मैं आपको एग्जैक्टली, अक्टूबर 26 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 के लगभग ये इन दोनों के पास में पहुंच जाएगा ये स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद में हिट करेगा इन दोनों को। हिट करने की स्पीड क्या होगी, लगभग 21,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और फिर उससे क्या किया जाएगा कि इन दोनों की डायरेक्शन, इन दोनों एस्ट्रॉइड्स की डायरेक्शन को चेंज करने का मेन टारगेट है। इससे क्या होगा कि अगर फ्यूचर में ये दोनों के दोनों हिट अगर करना चाहें,
मतलब अगर इनकी डायरेक्शन अर्थ की तरफ हो जाए और अर्थ को अगर कहीं पे हिट करे तो जिसकी वजह से हो सकता है कोई बड़ी सिटी पूरी कोलैप्स हो जाए या फिर अर्थ प्लेनेट की सर्वाइवल पे ही क्वेश्चन मार्क लग जाए। तो ऐसे में बोला इस तरीके के एस्ट्रॉइड के चैलेंजेस को टैकल करने के लिए हमारे पास में टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी और यही चीज इस प्रोग्राम के तहत फाइनलाइज की गई है। तो वेंसडे की बात है, इंडिया में टाइम हो रहा था 11:51 दिन का और स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट जो है वो लिफ्ट कर गया कैलिफोर्निया से और जिसमें टारगेट है कि 2 एस्ट्रॉइड्स को स्मैश करना है 21,000 किलोमीटर प्रति, मैंने 2100 बोल दिया होगा शायद, 21,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो हिट करेगा और इसका नाम है डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट डार्ट। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो ये मान के चलो फ्यूचर में अगर कोई एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ अगर आता है तो उसके हिट की वजह से जो कैटास्ट्रॉफ आ सकता है, जो डिजास्टर, जो डैमेज हो सकता है, उससे हम बच पाएंगे। ठीक है, लॉन्च होने के बाद में कैसे क्या काम करेगा ये बता दिया मैंने आपको पहले ही। ठीक है, और ये जो 2 यहां पर एस्ट्रॉइड्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली बाइनरी एस्ट्रॉइड सिस्टम हम बोल सकते हैं। 2 का हो गया ना, एक का नाम है डाइमोर्फस, एक का नाम है डिडमोस। ठीक है, एक तो डाइमोर्फस, एक डिडमोस। एक की साइज है 780 मीटर और एक की है 160 मीटर। ठीक है, ये कुछ मुद्दा है यहां पे बताना था मेन। ओके, और तो यहां पर आप देख सकते हो बेनू, एक एस्ट्रॉइड है बेनू, उस पर ऑलरेडी नासा का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, दैट इज ओसिरिस रेक्स। ठीक है ना, उसका काम क्या है, बेनू पे जाना, बेनू की स्टडी करना कि भाई क्या इसकी टेंडेंसी आने वाले टाइम पर क्या अर्थ की तरफ ये मूव करेगा। वैसे तो बताया जा रहा है कि 2000 मतलब 2178 से 2290 का जो साल है इसके बीच में और ये बेनू है वो अर्थ से हिट कर सकता है और उसके चांसेस हैं 0.057%, बहुत ही कम। पर यह है कि रिसर्च तो करें, आइडिया तो लगे कि क्या है वहां पर, क्या चल रहा है। तो बेनू पर ये ओसिरिस रेक्स जो गया हुआ है मिशन, ये क्या है वहां से रॉक सैंपल्स लेगा और अर्थ पर आ जाएगा वापस से सैंपल लेकर के सितंबर 2023 में। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम कर रहा है नासा इसी तरीके से कि अर्थ को आने वाले टाइम पे कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो देखो इस तरीके की आपने एक मूवी देखी होगी, ठीक है, आर्मेगेडॉन। ठीक है, आर्मेगेडॉन ब्रूस विली की ये मूवी है जो 1990s में आई थी, शायद 1990s में थी, कब थी उसमें, वो तो फिक्शनल स्टोरी थी पर उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। फिर सवाल ही आ जाता है कि भाई हमारे पास में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अवेलेबल है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को क्यों यूज नहीं कर सकते। सवाल यह है कि आप इस तरीके से अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को यूज करोगे तो वो धमाका करेगा उससे टकरा करके एस्ट्रॉइड से, और धमाका करने के बाद में बहुत सारे रॉक फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा और वो रॉक आकर के अगर ज्यादा वायलेंट मैनर में अर्थ से हिट कर गई तो ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रीटी है दैट इज आउटर स्पेस ट्रीटी जो कि 1960s में साइन हो गई थी, जिसमें यह था कि आउटर स्पेस में न्यूक्लियर वेपन को ना तो डिप्लॉय करेंगे ना यूज करेंगे, उसका वायलेशन हो जाएगा अगर हम इस तरीके से एस्ट्रॉइड्स को डैमेज करने की कोशिश करेंगे न्यूक्लियर वेपन का यूज करके। तो देखते हैं होता है क्या। मुद्दा जो था वो हमने समझ लिया है, आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूएस के बीच में एक डील साइन हुई है जिसमें इक्वलाइजेशन लेवी, दैट मीन जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखो 2% टैक्स लगाने की बात की थी और वो लगाती भी है। तो अब उस 2% इक्वलाइजेशन लेवी को रिमूव करने की बात कर दी है और साथ में ये कि अब इंडिया और यूएस सहित लगभग 136 कंट्रीज मिलकर के एक मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट के ऊपर एक कंसेंसस लाने में सक्सेसफुल रह पाए हैं, जिससे कि जो भी कंपनीज इंटरनेशनली ऑपरेट कर रही हैं उन सभी कंपनीज के ऊपर 15% का टैक्स लगाया जाएगा और वो टैक्स जो है उससे जो अर्न की जाने वाली जो मनी है वो उन कंट्रीज के बीच में डिवाइड होगी जहां पर उस कंपनी का हेडक्वार्टर है और साथ में जिस कंट्री से ऑपरेशन के बेसिस पे अर्निंग की है। जैसे अमेजोन का हेडक्वार्टर फॉर एग्जांपल आयरलैंड में है और अमेजोन का जो मेन अर्निंग है वो मान लो इंडिया से है, तो उसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा और उसमें बहुत बड़ा हिस्सा तो देखो इंडिया को दे दिया जाएगा क्योंकि इंडिया की जमीन से उसने इतना बिजनेस करके कमाया है और बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसके परसेंटेज के हिसाब से पहुंच जाएगा कहां पर टैक्स के बेसिस टैक्स का हिस्सा कहां पहुंचेगा, उसके मेन हेडक्वार्टर की जो कंट्री है वहां पर। यह तरीका अपनाने की बात की जा रही है। तो यह मुद्दा देखो बेसिकली OECD और G20 कंट्रीज के बीच में यह इंक्लूसिव फ्रेमवर्क तैयार करने की बात हुई थी जिसमें 2 पिलर्स फाइनलाइज हुए थे। एक पिलर तो मैं आपको बता चुका हूं कि भाई जो प्रॉफिट अर्न करेंगी ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनीज वो क्या है रीअलोकेट किया जाएगा पहला, और दूसरा पिलर ये कि एक मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होगा
जिसमें एक फिक्स रेट होगी जो अभी 15% के लगभग अभी चल रही है बातचीत, इन दोनों पिलर्स के ऊपर काम किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो इंटरनेशनली जो ग्लोबल विलेज बन गया है ना, उसको सही से मैनेज करना। ठीक है, ये हो गया मुद्दा। दूसरा जो आर्टिकल है दैट इज वेज रेट इंडेक्स, WRI। इसके लिए देखो बेस ईयर है वो 2016 कर दिया गया है और नई इंडस्ट्रीज भी ऐड कर दी गई है। देखो वेज रेट दैट मींस जो भी लेबर हमारे यहां पर काम करती हैं, तो उनको लेबर के लिए उनको जो पैसा मिलना चाहिए डेली का, वो किस हिसाब से कैलकुलेट करोगे, तो उसके लिए हमारे पास में अभी जो वेज रेट इंडेक्स है ना, उसका बेस ईयर चल रहा था 1963-65, तो ये अपने आप में बहुत पुराना हो गया। उसके कंपैरिजन में आज आप 21st सेंचुरी में 2021 में अगर कैलकुलेट करो तो कितना ज्यादा तो डिस्क्रिपेंसीज रहेंगी। क्या कंपेयर करोगे आप 1963-65 की जो स्टैंडर्ड्स हो उनको आज की इंडस्ट्रीज को, है ना। तो इस केस में चेंज कर दिया, और अब जो वेज रेट इंडेक्स है इसके लिए बेस ईयर कौन सा बना दिया, 2016, जिसको 100 कंसिडर किया जाएगा। अब 2016 में जो वेज रेट इंडेक्स है, जो वेजेस मिलने चाहिए जो लेबर है उनको, उसको 2016 के रेफरेंस में देख के दिया जाएगा कि हाँ कितना उनके वेजेस में हाइक होना चाहिए, कितना फ्लोर वेज होना चाहिए, वो सारी चीजें। ठीक है, तो फ्लोर वेज, नेशनल फ्लोर वेज हो गया कि मिनिमम हर एक स्टेट में एक लेबर को कितना रुपया मंथली या डे बेसिस पे मिलना चाहिए। इसके अलावा मिनिमम वेजेस को डिटरमाइन करना वो भी आसान हो पाएगा आज की जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए। ये लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया जाता है, ये हमने ऑलरेडी देख ही लिया। और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज को ऐड किया है। अभी टोटल जो है ना 37 इंडस्ट्रीज को कवर किया जाएगा WRI में, ये ध्यान रखें। उनमें से 16 है वो नई है, नई जो ऐड हुई है उनमें से एक तो है टेक्सटाइल गारमेंट इंडस्ट्री, एक फुटवेयर पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ये भी ऐड हो चुकी है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। 37 इंडस्ट्रीज 2016, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेबर मिनिस्ट्री, ये सारी चीजें, इन पे क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, और वेटेज के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा वेटेज तो दिया जा चुका है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। ठीक है, माइनिंग इंडस्ट्री को भी वेटेज अच्छा खासा मिल रहा है और प्लांटेशन सेक्टर को भी अच्छा खासा वेटेज मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग को 82.57%, इसकी बात कर लो माइनिंग को 11.23% और प्लांटेशन सेक्टर को 6.2%। ये वेटेज भी आप ध्यान रखोगे कि किस इंडस्ट्री का WRI में कितना वेटेज है, जिसके बेसिस पे ये इंडेक्स डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जो वैल्यूएशन वाली इंडस्ट्रीज हैं, ये तो हो गया, वो तो हो गए सेक्टर। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज की, तो इसमें देखो मोटर व्हीकल को सबसे ज्यादा वेटेज मिला है 11.49%, कोल माइन को कितना 9.53%, टेक्सटाइल गारमेंट को 9.32%, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ओवरऑल इन पांचों को मिलाकर के कितना हो रहा है, टोटल 46% वेटेज दिया गया है WRI में, और इसके बेसिस पे फिर इंडेक्स कैलकुलेट किया जाएगा और जो फायदा मिलना चाहिए लेबर को वो मिलेगा फिर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है वो ये कि नीति आयोग में एक पेपर प्रपोजल दिया नीति आयोग ने कि एक फुल स्टेक डिजिटल बैंक हमें लॉन्च करने की जरूरत है। ये इन्होंने अपनी तरफ से बोला ही है जस्ट। ठीक है, और ये बैंक जो लॉन्च होगा वो किसके अंडर में होगा, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। ठीक है, तो पेपर में तो ये बताया जा रहा है कि डिजिटल बैंक होना चाहिए जिससे कि डिजिटल मैनर में सारे ट्रांजेक्शन हो, सारी एक्टिविटीज डिजिटली हो, वो सारी चीजें। बस ये प्रपोज्ड है, बातचीत तो आगे होगी क्या होता है। वर्ल्ड पेज पे देखो UAE तालिबान से बातचीत कर रहा है कि काबुल एयरपोर्ट को ऑपरेट करने के लिए हम रेडी हैं, पर आप हमें मौका तो दो। इसके अलावा इधर देख सकते हो USA ने ताइवान को इनवाइट किया है डेमोक्रेसी समिट में, और चाइना इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता में है। चाइना ने अपनी नाराजगी भी बताई है कि अभी रिसेंटली हमने समिट की, बातचीत की, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की, उसके बावजूद USA समझने के लिए तैयार नहीं है। और वैसे भी USA और चाइना के बीच में अभी टेंशन चली रही है। एक छोटी सी न्यूज और है कि स्वीडन में फर्स्ट वुमेन PM अपॉइंट हुई और थोड़ी सी देर बाद में 12 घंटों के अंदर अंदर ही उनको रिजाइन करना पड़ गया क्योंकि उनकी मेजोरिटी नहीं चली, और उनका नाम है मैगडालेना एंडरसन। ठीक है, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। अब आ जाओ आगे स्पोर्ट्स पेज पे। स्पोर्ट्स पेज पे एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये कि विमेन बिग बैश लीग, जो हमारे यहाँ पर IPL होती है, वैसे ऑस्ट्रेलिया में भी बिग बैश लीग होती है, और उनका जो विमेन का फॉर्मेट है ना, उसमें आज आप उसमें आप देखो कि पहली बार किसी इंडियन लेडी को, इंडियन स्पोर्ट्स क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का अवार्ड दिया है। वो लेडी है कौन, यहां पर आपके सामने है हरमनप्रीत कौर। ये मेलबर्न रेनेगेडीज स्टार्स की तरफ से खेलती है, मेलबर्न की टीम से खेलती हैं। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखोगे। इन्होंने 399 रन स्कोर किए थे और 615 विकेट्स भी इन्होंने लिए थे इस पूरे टूर्नामेंट में। तो ये फर्स्ट इंडियन लेडी है।
और हमारे जो मेल्स हैं वो तो देखो, मेंस को तो अलाउ नहीं कर रखा वहाँ पर बिग बैश लीग में खेलना, वो तो जाते नहीं है, पर हाँ फीमेल्स को अलाउ किया हुआ है, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा इन्होंने इनके साथ में कौन compete कर रही थी, एक बेथ मुनी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ही है, और एक सोफी डेवी, ये भी जहाँ तक डेविन, ये भी जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर ही थी। इन दोनों को पछाड़ते हुए हरमनप्रीत कौर को प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो इस डिस्कशन का थोड़ा लेंदी हो गया, पर कंटेंट जो था वो हमने पूरा डिटेल में देखा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।